कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, कक्षा 10 एक्सरसाइज 2 को क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमको बेसिक की जरूरत पड़ेगी हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जरूरत है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर आप परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यहाँ पर समझना होगा। आइए यहाँ पर हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q का मान क्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक, इसके बाद सवाल उठता है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी आ गया बीच में तो इसको भी समझ लेते हैं। जो 0 से दोनों तक जाता है, धनात्मक अनंत तक जाता है और माइनस अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इतना समझ में आया हुआ। इसके बाद यहाँ पर p और q का एचसीएफ क्या होना चाहिए, p और q का एचसीएफ हमको यहाँ पर 1 मिलेगा। अर्थात यहाँ पर जो भी संख्या इस नियम का पालन करेगी वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आइए यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3/2, तो क्या हमारे पास परिमेय संख्या है, क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। तो आइए यहाँ पर इस सभी नियमों को देखते हैं, तब इसको हम अप्रूव करेंगे क्या है, मेरी परिमेय संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या मैंने इसको p/q के रूप में लिखा, हाँ इसको मैंने यहाँ पर p/q के रूप में लिखा। इसके बाद यहाँ पर q का मान 0 है, q का मान 0 नहीं है, 2 तो नियम फॉलो हो गए। इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक क्या हमारे पास 3 और 2 क्या पूर्णांक है, हाँ 3 और 2 हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। ये भी सर्टिफाइड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इस p और q का यहाँ पर 3 और 2 का हमारे पास एचसीएफ 1 है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 का गुणनखंड क्या होता है, 3 का गुणनखंड हमारे पास 3 गुणा में 1 होता है। इसके बाद 2 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा में 1 होता है। अब यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ 1 है, इसलिए हमारे पास 2 और 3 का एचसीएफ को क्या मिला, हमको यहाँ पर 1 मिला। अर्थात यहाँ पर ये सभी चारों नियम फॉलो हो गए। इसलिए क्या 3/2 हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण देकर आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5/, क्या जैसे 5/, में मैंने यहाँ पर 3 लिखा, क्या यहाँ परिमेय संख्या है। आइए इसको भी देख लेते हैं। हाँ देखिए जैसे p/q के रूप में हमने लिखा, पहला नियम तो फॉलो हो गया। और q का मान 0 है, q का मान 0 नहीं है। यहाँ पर p और q का पूर्णांक क्या, q p और यहाँ पर p और q क्या हमारे पास पूर्णांक है, हम 5/3 हमारे पास क्या पूर्णांक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका एचसीएफ हमारे पास 1 होना चाहिए। तो चलिए इसका एचसीएफ भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इसका ऐसे गुणनखंड करें तो 5 गुणा में 1 होगा और 3 का गुणनखंड करेंट क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। एचसीएफ क्या होता है, जो यहाँ पर उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ क्या हमारे पास 1 है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 3 का हमारे पास एचसीएफ क्या मिला, हमको 1 मिला। अर्थात ये भी क्या है, हमारे 5/3 हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो आई होप आप यहाँ पर परिमेय संख्या को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आती है बात यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या हम यहाँ पर 3 को हम √3 को क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या मैं यहाँ पर √5 को यहाँ पर p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या मैं यहाँ पर √11 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। डिफिनेशन सुनिएगा, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं लिया जा सकता उसे क्या कहते हैं, उसे हम
अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या? जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर 3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। क्या 5 का वर्गमूल लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है। क्या यहाँ पर 11 का पूर्ण रूप से वर्गमूल लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है। क्या हमारे पास √4 क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे भाई? √4 हमारे पास एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √4 को पूर्ण रूप से वर्ग लिया जा सकता है। इसका वर्गमूल क्या होता है? यहाँ पर 2 मिलता है, अर्थात यहाँ पर 2 हमारे पास क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर √4 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पर आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाई। आपको यहाँ पर क्या अपरिमेय संख्या दिया है, आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में मान लेना है, एक गलत कल्पना करना है। क्या? आपको यहाँ पर एक गलत कल्पना करना है। आपकी गलत कल्पना यहाँ पर सही हो जाती है तो आप कहते ना कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। आपकी अगर गलत कल्पना गलत ही ठहर जाती है तो आप कहते ना कि ये अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको क्या करना है, इसको मान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख देना है कि हल, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि माना, क्योंकि हम यहाँ पर एक गलत कल्पना कर रहे हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक गलत कल्पना कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है मेरे प्यारे भाई? जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसके क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q का मान क्या होता है? Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर पूर्णांक, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, P और Q क्या, इसके बाद यहाँ पर P और Q क्या होने चाहिए? हमारे पास पूर्णांक होने चाहिए। क्या? पूर्णांक होने चाहिए। और यहाँ पर HCF हमारे पास क्या होना चाहिए? P और Q का HCF हमको यहाँ पर 1 मिलता है। तो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर यहाँ पर √5 इन सभी नियमों को यहाँ पर फॉलो कर लेता है, क्या इन सभी नियमों को यहाँ पर √5 फॉलो कर लेता है तो आप कहते ना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर √5 किसी भी एक नियम को यहाँ पर उल्लंघन कर देता है, क्या यहाँ पर 4 नियम है, किसी भी नियम को यहाँ पर, एक भी नियम को यहाँ पर उल्लंघन कर देता है तो आप कह देना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए यहाँ पर आपको इसको प्रूव करना है। अब क्या करना है? आपको यहाँ पर इसका √5 के बटे में हम क्या 1 लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है? आपको यहाँ पर इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर P हो जाएगा, इसके बाद अंडर में 5 हो गया, क्या 5 हो गया, इसके बाद यहाँ पर Q हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई? दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे क्या मिलेगा? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर p² हो जाएगा, क्योंकि p का यहाँ पर वर्क करेंगे तो p² हो जाएगा। इसके बाद √5 का वर्क करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर हट जाता है वर्क करने पर। इसका q का को करेंगे Q² हो जाएगा। आपको यहाँ पर इसको क्या करना, आपको यहाँ पर इसको एक समीकरण 1 मान लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q² का गुणन क्या है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर 5 है, 5 इस तरफ आएगा तो यहाँ पर 5 बटे p² बटे में 5 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं p² जो है 5 से पूर्णतः विभाजित है। क्या p² है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यहाँ पर एक p भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या? अगर यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पर मैं 25 लिख रहा हूँ, क्या एक उदाहरण देता हूँ आपको, यहाँ 25 लिखा, इसके बाद यहाँ पर p यहाँ पर 5² लिखा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर हम 5 इसको विभाजित करें तो 5 में 25 हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसको भी 5 से विभाजित करें तो ये भी 5 से एक 5 आसानी से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मेरे भाई 5 जो p² है 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए एक p भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या विभाजित हो जाएगा? आपको किस तरह से लिखना है? आपको यहाँ पे लिख देना है कि p² 5 से पूर्णतः विभाजित है, क्या विभाजित है। इसलिए p भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा,
तो आपको इस तरह से लिख देना है। विभाजित है क्या, P भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो गया। यहाँ पर आपको इतना लिख देना है क्या, आपको यहाँ पर इतना लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर पुनः कुछ मानना पड़ेगा। तो आइए हम मानते हैं, आपको यहाँ पर ये प्रक्रिया आपको करनी ही पड़ेगी। पुनः माना कि P बराबर में 5R, मैंने यहाँ पर माना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, जैसे मैंने दोनों तरफ का वर्क करने पर आपको उसका किया, इसी तरह से आपको यहाँ पर इसको भी करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे का P स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 5 करेंगे 25 हो जाएगा, और R का R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं P स्क्वायर का मान क्या है मेरे पास, यहाँ P स्क्वायर का मान हमारे पास है यहाँ पर 5 Q स्क्वायर है क्या, 5 Q स्क्वायर है। तो यहाँ पर P की जगह पर हम इसको रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर रखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 Q स्क्वायर बराबर में क्या हमारे पास 25 है क्या, 25 यहाँ पर R स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम 5 को इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर में 25 बटे में गुणा में है तो बटे में हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद R स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर Q स्क्वायर बराबर में क्या 5 R स्क्वायर मिला। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जो Q स्क्वायर है 5 से पूर्णतः विभाजित है क्या, Q स्क्वायर भी 5 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। यही आपको यहाँ पर कॉपी करके इस तरफ लिख देना है। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं कि Q स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है क्या, पूर्णतः विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जो P है क्या, P है 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और Q भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं HCF, यहाँ पर P और Q का HCF हमको क्या मिला, हमको यहाँ पर 5 मिला। लेकिन इस नियम कहता है कि P और Q का मान हमको क्या, HCF हमको क्या मिलना चाहिए, P और Q का HCF हमको यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर P और Q का HCF हमको यहाँ पर 1 नहीं मिला था, 1 नहीं मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं P और Q का HCF हमको यहाँ पर 5 मिला, 1 नहीं मिला। अर्थात यह जो मैंने यहाँ कल्पना की है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है क्या, कल्पना गलत है। तो आपको यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः यह आपको यहाँ पर लिखना, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।